बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 33। लास्ट हमने लेक्चर किया था 31 और 32, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और अब तक बड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो है वो चैप्टर का हमने कंप्लीट किया। बायोलॉजी की डेफिनेशन की, लाइफ के करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए डिटेल के साथ, और जो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस थी आपके सिलेबस में शामिल वो हमने डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं जी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं नो डाउट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग में कभी भी नहीं आ सकता, लेकिन याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के तौर पे इनको गौर से सुनिएगा। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बायोलॉजी को समझना आसान हो जाता है। तो बायोलॉजी को बिल्कुल जो अर्ली कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेस पे बायोलॉजी को हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो आइए जी अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या देखना है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइफ डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। देखिए जी, लास्ट हमने बात की लाइफ के कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखे, वो जो इतने ज़्यादा आपने करैक्टरिस्टिक्स देखे थे वो सारे के सारे करैक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, उस एनर्जी को यूज़ करके आप डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करोगे। जब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करोगे तो आप बोलोगे कि जी ये लाइफ है। और अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है देन यू विल अनएबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फंक्शन। तो जब आप कोई फंक्शन ही नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली उसमें भी लाइफ का होना बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अब जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में कहाँ से आएगी? केमिकल रिएक्शन से। डेफिनेटली देखे ना, एनर्जी हमारी बॉडी को कौन देगा? फूड। अब वो फूड आपकी बॉडी में ब्रेक करवाया जाएगा। अब जब फूड को बॉडी में ब्रेक करवाया जाएगा तो डिफरेंट काइंड्स के केमिकल रिएक्शंस होंगे जो उसको ब्रेक करेंगे, बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे और उसमें से एनर्जी को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो लाइफ डिपेंड कर रही है एनर्जी के ऊपर और एनर्जी डिपेंड कर रही है केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में नहीं होंगे तो ये कहना बिल्कुल आसान होगा कि एनर्जी पैदा नहीं होगी, और अगर एनर्जी पैदा नहीं होगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। सो लाइफ डिपेंड कर रही है एनर्जी पे और एनर्जी डिपेंड कर रही है केमिकल रिएक्शंस पे। और अगर हम केमिकल रिएक्शंस को देखें तो केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो है वो आप पढ़ चुके होंगे, दो तरह का होता है। एक होता है जी कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं जी, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करते हैं इनटू द सिंपल और साथ क्या होती है? एनर्जी पैदा होती है, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और एनाबॉलिज्म क्या होगा? जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाया जाता है बाय द जॉइनिंग ऑफ द सिंपल वन। तो अगर अब जो एनाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बनते हैं और कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स को क्या कराया जाता है जी? तोड़ा जाता है। एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी जो है वो क्या होती है जी? यूज होती है। और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो आज आके हमारी लाइफ का जो डिपेंड होना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है जी? मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अब मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली होगा तो एनर्जी पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी तो आपको एनर्जी मिलेगी ताकि आप लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। तो अभी तक जो हमारी बात चली वो ये चली कि लाइफ डिपेंड कर रही है मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आइए जी नेक्स्ट क्या है जी? मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स अपॉन केमिकल एलिमेंट्स। अब देखिए जी, जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो आ जाके किस पे डिपेंड कर रहा है जी? केमिकल एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। आपकी बॉडी में केमिकल एलिमेंट्स होंगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे तो एनर्जी पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी तो लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी तो लाइफ के तौर पे वो आपके सामने जो है वो क्या होगा? शो होगा, ताकि आप प्रॉपर बता सके कि ये जी लाइफ के करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो उनके लिए केमिकल एलिमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ फाइनली लाइफ जो है वो डिपेंड कर रही है किन के ऊपर? केमिकल एलिमेंट्स के ऊपर। अब स्टूडेंट, ये जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी खुद जनरेट नहीं करती, हमें इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करना होता है? रिसीव करना होता है। इसमें कुछ मेटालिक आयंस भी होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक आयंस भी होते हैं। अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखें तो अब तक बेशुमार एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। मोर देन 100 एलिमेंट्स आर देयर जो कि क्या हो चुके हैं? डिस्कवर हो चुके हैं। उन एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। वो जो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं
जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। वो जो 16 एलिमेंट्स है, याद रखिएगा स्टूडेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बात हमारी ये जो है वो फाइनल हुई कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, यानी लाइफ को एनर्जी चाहिए। एनर्जी डिपेंड कर रही है केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शन जो है वो असल में मेटाबॉलिज्म होता है, तो लाइफ डिपेंड कर रही है मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो डिपेंड करता है केमिकल एलिमेंट्स के ऊपर। तो अगर केमिकल एलिमेंट्स होंगे तो लाइफ जो है वो क्या करेगी, अच्छा अपने आप को अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगी। और अगर केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो लाइफ कभी भी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो फाइनली हमारा जो डिपेंड है वो किन के ऊपर है, केमिकल एलिमेंट्स के ऊपर। और केमिकल एलिमेंट्स कितने हैं, मोर देन 100 हैं, जिनमें से 92 नेचुरली हैं। उन 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे हैं। तो स्टूडेंट वो जो 16 एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। सो आउट ऑफ नेचुरली 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, 16 एलिमेंट्स आर नाउन एज बायो एलिमेंट्स। और ये बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपकी बॉडी को बना रहे हैं। यानी कि लाइफ जो है वो आपकी बॉडी में जो है, तो आपकी बॉडी का जो 100% है वो डिपेंड कर रहा है 16 एलिमेंट्स के ऊपर। ये 16 एलिमेंट्स होंगे तो आपकी बॉडी की क्या होगी, कॉम्पोजिशन होगी। आइए जी, ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, इन 16 एलिमेंट्स में से जो 6 एलिमेंट हैं ये आपकी बॉडी का 99% हिस्सा बना रहे हैं। अब जरा जो बाकी रिमेनिंग रह गए 10, ये आपकी बॉडी का क्या कर रहे हैं, 1% बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपके पास बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 16 है, इनको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो कि है 6, इन्हें हम बोलते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, मेजर बायो एलिमेंट्स। और स्टूडेंट ये क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी का 99% बना रहे हैं। और रिमेनिंग रह गया आपके पास 10, वो जो 10 हैं इन्हें बोलते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स। ये जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं ये आपकी बॉडी का क्या कर रहे हैं, 1% बना रहे हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो डिपेंड कर रही है इन 16 एलिमेंट्स के ऊपर। सो आइए जी, ये आपके सामने जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। इन 16 बायो एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो पहले 6 दिखाए गए हैं। वो जो 6 हैं इन्हें हम बोलते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। इन मेजर बायो एलिमेंट्स में एक देखिए जी, ऑक्सीजन है विच इज 65%, द नेक्स्ट वन इज कार्बन विच इज 18%, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन विच इज 10%, नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन विच इज 3%, नेक्स्ट वन इज कैल्शियम विच इज 2%, and the last one is phosphorus which is 1%। ये सारे जो बन रहे हैं 6, ये सारे आपकी बॉडी का क्या कर रहे हैं, 99% बना रहे हैं। अब डेफिनेटली ये जो एलिमेंट है ये फ्री स्टेट में तो कभी भी नहीं होंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारे आपस में मिलकर होंगे। कोई पानी की फॉर्म में होगा, तो कोई NaCl की फॉर्म में होगा, तो कोई CO2 की फॉर्म में होगा, तो कोई ऑक्सीजन की फॉर्म में होगा, तो कोई कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, DNA, विटामिन और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होंगे और आपकी बॉडी की क्या कर रहे होंगे, कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन आज आके ये 16 एलिमेंट ही होंगे जो लिविंग की बॉडी की क्या कर रहे होंगे, कॉम्पोजिशन। सो ये जो है आपकी बॉडी का 99% हिस्सा ये कौन ऑक्युपाई किए हुए हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स ऑक्युपाई किए हुए हैं। नेक्स्ट वन, ट्रेस बायो एलिमेंट्स। अब ट्रेस बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन माइन्यूट अमाउंट। तो ऐसे एलिमेंट जो बहुत थोड़ी सी मिकदार में आपकी बॉडी में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और ये तादाद में कितने हैं जी, 10 हैं। और ये आपकी बॉडी का कितने % बना रहे हैं जी, 1% बना रहे हैं। अब ये है कौन कौन से, नंबर 1 जी पोटाशियम जो कि है 0.35%, नेक्स्ट वन इज सल्फर विच इज 0.25%, नेक्स्ट वन इज क्लोरीन विच इज 0.15%, द नेक्स्ट वन इज सोडियम which is 0.15%, the next one is magnesium which is 0.05%, the next one is iron which is 0.004%, and the next one is copper, manganese, zinc और आयोडीन। ये जो है ये बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये आपकी बॉडी के हो गए रिमेनिंग 10 बायो एलिमेंट जो आपकी बॉडी का 1% बना रहे हैं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, इनकी परसेंटेज को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं इनकी परसेंटेज लाजमी याद कीजिएगा, MCQs में ये पूछ ली जाती हैं। सो नेक्स्ट जो है, दीज बायो एलिमेंट्स कंटेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लाइफ।
तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है उसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे करैक्टरिस्टिक्स आ जाके इन्हीं 16 बायो एलिमेंट्स के गिर्द घूम रहे हैं, यानी इन 16 बायो एलिमेंट्स में लाइफ के करैक्टरिस्टिक्स हैं, लाइफ की जो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं 16 एलिमेंट्स के अंदर छुपी हुई हैं और आपकी सारी लाइफ इन्हीं पे क्या कर रही है, बेस कर रही है। सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी। डेफिनेटली अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर इट विल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन, एंड ऑर्गन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू, and tissue is the combination of cell, and cell consists of organelles। अब जरा चेक कीजिएगा, इतनी हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो चल रहा है, तो इस सेंस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी के मालिक होते हैं। यानी कि अगर मैं एज ए होल उसको स्टडी करूं तो मेरे लिए उसको एज ए होल स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं जी, लाइफ के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करना जो है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। आइए जी, वो जो बायोलॉजी जिसने बनाए हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए छोटे छोटे लेवल, वो लेवल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम वेरी सिंपल लेवल और एंड होते हैं टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स वन। अब वो कौन कौन से लेवल हैं, आइए जरा उन लेवल्स की तरफ चलते हैं। ये वो लेवल्स हैं जो हमारी लाइफ में बनाए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। अगर आप इनमें फर्स्ट देखें तो आपके पास क्या नजर आ रहा है, एटम। लेकिन एटम से भी पहले एक और छोटा लेवल है जिसे आप बोलते हो सब एटॉमिक लेवल। स्टूडेंट याद रखिएगा, सब स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल, सो सब एटॉमिक लेवल स्टैंड्स फॉर एटम से भी छोटा लेवल। तो डेफिनेटली एटम से छोटे क्या होते हैं, एटम से छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह, एटम से छोटे होते हैं प्रोटॉन्स वगैरह, न्यूट्रॉन्स वगैरह, और मोर देन 100 जो है वो पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। ये वो हैं जो सारे मिलकर क्या कर रहे होते हैं, एटम बना रहे होते हैं। फिर जब आप एटम में आते हो तो एटम के बारे में आप कहते हो कि जी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो आपके पास क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। कुछ स्टेबल भी हैं, कुछ स्टेबल नहीं भी हैं। जो स्टेबल हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, जैसे नोबल गैसेस वगैरह, और जो आपके पास स्टेबल नहीं है, बाकी सारे जो नोबल गैसेस के अलावा हैं वो बाकी सारे क्या हैं, अनस्टेबल। सो एटम जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या बोलते हैं जी, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। देन मॉलिक्यूल विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वन, जिसे आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली। अब ये मॉलिक्यूल से थोड़ा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए जी, जब आपने कहा कि सब एटॉमिक पार्टिकल थे तो पार्टिकल जुड़े तो क्या बन गया, एटम बन गया, एटम जुड़े तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल जुड़े तो क्या बन गया, ऑर्गेनेली बन गया। अब मॉलिक्यूल तक जो थी वो लाइफ की किसी किस्म की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। अब जैसे ही ऑर्गेनलीज शुरू हो गए, लाइफ की एक्टिविटीज़ शुरू होगी, अब यहाँ से ऑनवर्ड क्या चलेगी, लाइफ चलेगी। तो ऑर्गेनलीज इकट्ठे होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेल बनेगा, सेल इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेंगे, ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो सिमिलर ग्रुप वाले होंगे तो पॉपुलेशन, डिफरेंट ग्रुप वाले होंगे तो कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लिविंग और नॉन लिविंग को इकट्ठा कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। और बायोस्फीयर वो एरिया होता है वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट। ये छोटी छोटी 7 डेफिनेशंस मेंशन है, कोशिश कीजिएगा इन डेफिनेशंस को लाजमी लर्न कीजिएगा। मॉलिक्यूल्स के बारे में आप कहते हो ग्रुप ऑफ एटम, मीन एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे कि CO2 एक मॉलिक्यूल है, O2 एक मॉलिक्यूल है, H2 जो है वो मॉलिक्यूल है जहाँ पे एटम्स मिल रहे हैं। सेल्स हमारे पास, ये आपकी बॉडी का जो है वो क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक है, लाइफ का यूनिट है, जो कि बना है बाय द जॉइनिंग ऑफ द ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज बने हैं बाय द जॉइनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। नर्वस टिश्यू की एग्जांपल है, ब्रेन की एग्जांपल है। ये सारे जो हैं वो आपके पास क्या कर रहे हैं, टिश्यू कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब टिश्यू इकट्ठे होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा।
अब जब ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। जब कई ऑर्गन आपस में मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। कई ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे कर दीजिए तो क्या बनेगा, इंडिविजुअल। और अगर इंडिविजुअल एक जैसे ग्रुप का होगा तो वो पॉपुलेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे तो कम्युनिटी, लिविंग नॉन लिविंग इकट्ठे डिस्कस होंगे तो इकोसिस्टम, और दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ इज पॉसिबल उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो आपको अरेंजमेंट आनी चाहिए कि सब एटॉमिक से एटॉमिक लेवल, एटॉमिक से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनली, ऑर्गेनली से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट इंडिविजुअल। अब कंप्लीट इंडिविजुअल स्पीशीज होते हैं। अब एक ग्रुप के होंगे तो पॉपुलेशन, डिफरेंट ग्रुप के होंगे तो कम्युनिटी। तो ये आपको लेवल जो है वो याद होने चाहिए। आपकी बुक के ऊपर छोटी छोटी इनकी डेफिनेशंस है, वो आपने अच्छे तरीके से इनको क्या करना है, लर्न करना है। आइए जी इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करते हैं, जो जिसमें पहले 2 लेक्चर जो फर्स्ट ईयर के हैं वो भी कवर होंगे। स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब देखिए जी, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा रहा है, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी। तो बात की थी, अगर आप एक्सटर्नली वैसे ही देख रहे हैं स्ट्रक्चर तो वो आपके पास मॉर्फोलॉजी है, लेकिन अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वो फिर आपके पास क्या होगा, एनाटॉमी होगा। द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। नहीं, बिल्कुल, इसमें तो हम सेल को स्टडी करते थे। फिजियोलॉजी, इसमें तो हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जी बिल्कुल यही था जी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो होता है बेनिफिट वो डिस्कस करते हैं, यूज जो है वो डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। तो सेल के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो कि सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, ऑर्गेनली, जी बिल्कुल वो ऑर्गेनली ही होता है जो सेल के लिए क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के लिए स्पेसिफिक क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द नेक्स्ट one, a teacher is telling about the function of the heart, so his lecture is supporting dash ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। अब देखिए जी, वो हार्ट के फंक्शंस को क्या कर रहा है, स्टडी। जब फंक्शन को स्टडी कर रहा है तो मॉर्फोलॉजी में तो हम शेप स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल बायोलॉजी में तो हम सेलुलर लेवल पे जाते हैं, हिस्टोलॉजी हम टिश्यू के फंक्शन को देखते हैं, और फिजियोलॉजी ओवरऑल फंक्शंस को देखते हैं। तो फिजियोलॉजी में आएगा क्योंकि हार्ट के फंक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन, डैश इज बिलोंग्स टू द स्टडी ऑफ फोसल्स। अब कौन सी ब्रांच है जिसमें हम फोसल्स को स्टडी करते हैं, न वो अल्फा है जी बायोटेक्नोलॉजी, बीटा है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, चार्ली है जी डेल्टा है जी सेल बायोलॉजी। तो डेफिनेटली जी पैलियोंटोलॉजी ही होता है जिसमें आप क्या करते हो, फोसल्स को स्टडी करते हो। और फोसल्स क्या थे, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रिजर्व इन रॉक्स। और अगर वो एनिमल बाय नेचर है तो जू पैलियोंटोलॉजी, और अगर प्लांट बाय नेचर है तो बॉटनी पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है जी आपके पास 6, a scientist is observing the mode of transmission of lice, so his observation is supporting which branch। तो अब लाइस को स्टडी किया जा रहा है, लाइस आपके हेड में होती है और एक्ट एज ए पैरासाइट। तो माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, तो माइक्रो नहीं है। पैरासाइटोलॉजी, बिल्कुल पैरासाइटोलॉजी ही होगी क्योंकि ये पैरासाइट है, और पैरासाइट का कंफर्म काम क्या होता है, ये बॉडी को डैमेज करती है, कोई ना कोई नुकसान देती है। 7th और लास्ट एमसीक्यू है जी हमारा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन और कॉल्ड एज। अब जब सेल्स सेम हो और इकट्ठे होकर ग्रुप बना लें तो तब जो ग्रुप होता है उसे आप क्या बोलते हो, टिश्यू बोलते हो। और याद रखिएगा टिश्यू बनाया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मसल आपके टिश्यू हैं, नर्वस टिश्यू हो गए, या जाइलम टिश्यू हो गए, या फ्लोएम टिश्यू हो गए, ये सारी जो है वो किसकी एग्जाम्पल्स हैं, टिश्यूज़ की। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।